साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की अब पहाड़ों पर भी हो सकेगी खेती। IISR के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में हासिल की कामयाबी। NRC 197 नाम की ये किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में साबित हो सकती है मददगार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की सलाह, अपने वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का करें उचित वर्गीकरण। हेल्थ ड्रिंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने की भी दी हिदायत। और IMD ने अप्रैल से जून तक गर्मी बहुत अधिक रहने का जारी किया पूर्वानुमान। 5 और 6 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चल सकती है लू। और अब समाचार विस्तार से। बिना प्रोसेसिंग के सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी हो सकेगी। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। IISR के अधिकारियों का कहना है कि प्रोटीन से भरपूर ये किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। NRC 197 नाम की इस किस्म को विकसित करने वाले 2 सदस्यीय अनुसंधान दल में शामिल प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि ये पहली बार है जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह के सोयाबीन की किस्म विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के मद्देनजर विकसित NRC 197 नामक यह किस्म कुनिड्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर में मुक्त है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोयाबीन की NRC 197 किस्म में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। इसकी खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ी इलाकों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने बताया कि NRC 197 की एक खूबी ये भी है कि इसकी फसल पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सोयाबीन की आम किस्मों के मुकाबले जल्दी पक जाती है। यह किस्म पहाड़ी इलाकों में बुआई के बाद 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। सोयाबीन की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के 54वें वार्षिक समूह सम्मेलन में NRC 197 को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने के लिए बाकायदा चिन्हित कर लिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों से अपने वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। FSSAI ने निकटतम श्रेणी डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय के साथ गैर मानकीकृत खाद्य के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों के उदाहरणों को नोट किया है, जो स्वास्थ्य पेय, ऊर्जा पेय श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं। FSSAI ने स्पष्ट किया कि हेल्थ ड्रिंक शब्द FSS कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है। इसलिए FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स FBO को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स की श्रेणी से हटाकर या डीलिंग करके इसे गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें जैसे कि मौजूदा कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। IMD ने इस साल अप्रैल से जून तक गर्मी की मार काफी अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आज और फिर 5 और 6 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी संभव है।
इसका असर दिल्ली एनसीआर पर दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तेज गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी संभव है। सिक्किम, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की बारिश की गतिविधियां संभव हैं। देश में कृषि, शिक्षा, शोध और प्रसार से जुड़े प्रकाशनों की जिम्मेदारी ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय द्वारा निभाई जा रही है। DKMA के नए प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर राजश्री राय बर्मन को दी गई है। डॉक्टर राय बर्मन कृषि में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। DKMA में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने के अलावा ऑनलाइन प्रकाशनों के प्रसार जैसे अन्य विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के प्रभारी इंचार्ज डॉक्टर राजश्री राय वर्मन से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय में बतौर परियोजना निदेशक की कार्यवाहक जिम्मेदारी राजश्री रॉय बर्मन को दी गई है। रॉय अभी सहायक महानिदेशक प्रसार शिक्षा विभाग ICAR में कार्यरत है। ये बात करते हैं क्या इनकी प्राथमिकता होगी और किस तरह इस DKMA में नवाचार ये अपने कार्यकाल में करेंगे। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। DKMA का कार्यवाहक चार्ज आपको मिला है। आप प्रसार विभाग के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने अनुभव का DKMA में फायदा देश को देंगे। किस तरह का विजन आपका? ये जो DKMA एक संस्था है, इस DKMA का जो मैंडेट हम कहते हैं वो जो कृषि में ज्ञान का विस्तार है उसको करते हैं। साथ में जो पब्लिकेशंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं और जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, पीरियोडिकल्स। साथ में जो सोशल मीडिया के माध्यम से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम हम लोग करते हैं। तो ये सारे हमारे DKMA का मुख्य जो कार्यशाला है और इसी को हम आगे ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और हम सबके सहयोग से हम इस काम को आगे ले जाएंगे। अगर बात करें तो DKMA के कितने प्रकाशन हैं और हिंदी, इंग्लिश किस किस भाषा में? DKMA के जो मुख्य प्रकाशन हैं, जैसे मैंने अभी कहा, टेक्स्ट बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं। तो हमारे हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंड बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ये प्रकाशित है। और फ़िलहाल अभी जो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर और हैंड बुक ऑफ एनिमल साइंसेस और हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसका हम रिवाइज्ड वर्शंस अभी कर रहे हैं क्योंकि ये पीछे कई साल से पब्लिश्ड है और अभी इसको अपडेट करने की आवश्यकता है, तो इस पे काम चल रहा है। ये छोड़ के हमारे जो बाकी प्रकाशन हैं, जैसे पीरियोडिकल्स हम कहते हैं, मैगज़ीन्स, एक तो हिंदी में है खेती और फल फूल, 2 महीने में एक इशू छपता है। और साथ में जो फल फूल है ये बागवानी संबंधित जो विषय हैं उनको हम लोग लेते हैं। इंडियन फार्मिंग और इंडियन हॉर्टिकल्चर ये 2 इंग्लिश में मैगज़ीन्स हैं जो कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जो उन्नत तकनीक है उनके बारे में उसमें लेखन जो है लिया जाता है। 2 हमारे जर्नल्स हैं, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस और इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस हैं। ये 2 जर्नल नास रेटेड है और पीयर रिव्यूड जर्नल है और एक हाई स्टैंडर्ड्स उसमें पब्लिकेशन हम लोग मेंटेन करते हैं। ये जो रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं एग्रीकल्चरल साइंस में और एनिमल साइंस में, उसको हम लोग इसमें पब्लिश करते हैं। ये छोड़ के हमारे टेक्स्ट बुक्स भी पब्लिश होता है DKMA द्वारा और उस टेक्स्ट बुक्स में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी विषय हैं उनको हम लेते हैं। और इसमें अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग का अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने जा रहा है इस एकेडमिक सेशन से, तो इसलिए हम नेचुरल फार्मिंग पे भी एक टेक्स्ट बुक का काम चल रहा है, वो भी हम अतिशीघ्र इसको पब्लिश करेंगे। अगर बात करें, प्रसार विभाग और DKMA दोनों सिमिलर हैं किसानों तक तकनीक की जानकारी देने और प्रकाशन को मुख्य जो किसान इससे जुड़े हैं उन तक पहुंचाने में, तो आपको ये दोनों जिम्मेदारी मिली है तो उम्मीद भी किसानों को बेहतर है कि और ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जैसे हमारे खेती और फल फूल मैगज़ीन है,
इन दोनों को हम जो किसानों की जो नीड है, इंफॉर्मेशन नीड, उसको मैच करते हुए हम इसमें विषय वस्तु का चयन करेंगे कि जैसे वो फार्मर्स के लिए और उपयोगी हो, और साथ में इसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इनके जो सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह हैं तो वो भी हम किसानों में थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे। तो सोशल मीडिया को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक हैंडल, हमारे जो एक्स का हैंडल है जो पहले ट्विटर होता था, इसमें कई हमारे फॉलोइंग है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हैं। हम इसको और इसमें बेहतर जो कृषि जानकारी है वो करेंगे। और एक पीछे से चला हुआ है वन टेक्नोलॉजी वन वीक का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग करना चाहते हैं। जिस तरह डिजिटल दौर बढ़ता जा रहा है और किसान भी आजकल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल पे भी वो अगर जनरल पढ़ना चाहे, पब्लिकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में किस तरह कुछ और नया करने जा रहे हैं आप? डिजिटलाइजेशन का बहुत आवश्यकता है अभी, और फ़िलहाल हम लोग ये सोच रहे हैं कि DKMA के जितने भी पब्लिकेशन हैं उसका सब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए। हमारे कुछ जो पब्लिकेशंस हैं वो प्राइस्ड पब्लिकेशंस हैं जिसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ प्रपोज़ल सोच रहे हैं जिससे ये सारे डिजिटल पब्लिकेशंस एक्सेसिबल होगा ऑन अ मिनिमम और अ फी और पेमेंट बेसिस। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक प्रसार विभाग डॉक्टर रॉय बर्मन, जिनका मानना है कि DKMA का इनको चार्ज मिला है और इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल वो DKMA के प्रकाशनों की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि किसानों तक सरल और आसान भाषा में कैसे ये प्रकाशन पहुंचे, इसके लिए इनको डिजिटाइल करके कई तरह के नवाचार भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और वैश्विक रोबस्टा कीमतों में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत का कॉफी निर्यात मूल्य के मामले में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मात्रा में मामूली गिरावट के बावजूद शिपमेंट एक नए रिकॉर्ड पर था। डॉलर के संदर्भ में भारतीय कॉफी शिपमेंट ने 2022-23 वित्तीय वर्ष में $1.12 बिलियन से अधिक 12.5% की वृद्धि दर्ज की और $1.26 बिलियन हो गई। इस तरह रुपए के संदर्भ में निर्यात 16% बढ़कर 9,033 करोड़ से अधिक 10,491 करोड़ हो गया। कॉफी बोर्ड के सचिव और CEO KG जगदीश ने कहा कि भारतीय कॉफी के लिए अच्छा बाजार कीमतें, ब्राजील और वियतनाम में आपूर्ति पक्ष में व्यवधान जैसे कारकों के संयोजन में निर्यात को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा, पिछले 3 वर्षों में हमारी निर्यात मात्रा मुख्य रूप से इंस्टेंट कॉफी से बढ़ी है। भारत ही वो देश है जिसने विश्व को विश्वविद्यालय की अवधारणा दी। एक समय भारत में हजारों पारंपरिक गुरुकुल थे। अच्छी खबर यह है कि अब फिर से गुरुकुल शिक्षा फल फूल रही है। ऐसा ही एक गुरुकुल है कर्नाटक में कन्या गुरुकुल, जहां लड़कियों को गुरुकुल प्रणाली में पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। चट्टानों के जोड़ों के बीच से बहती कावेरी नदी। पवित्र कावेरी नदी के पानी से नहाए चट्टानों पर बैठी ध्यान करती ये सफेद कपड़े पहनी महिलाएं, पेड़ों की छाया के नीचे धारा प्रवाह संस्कृत श्लोक बोलती ये छात्राएं। जी हाँ, ये दृश्य है कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में गंजम के पास कन्या गुरुकुल का। पुत्रो युधिष्ठिरः अनंत विजयं राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। एक कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये देखिए किस तरह इस गुरुकुल में SSC उत्तीर्ण लड़कियों को भारतीय शास्त्रीय संस्कृति, संस्कृत, वेदोपनिषद के साथ साथ अंग्रेजी वार्तालाप की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ योग, ध्यान, खेल, कृषि और संस्कृत वार्तालाप भी सिखाया जाता है। एक अलग सोच के साथ
साल 2003 में डॉक्टर के सुब्रमणी ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। ये गुरुकुल एक दशक से पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा में रुचि रखने वाली लड़कियों को 2 साल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ये गुरुकुल विरासत को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक तरफ जहां आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की आदी होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कितनी सुखद है। किस तरह विदेशों से लड़कियां यहां आ रही हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये है कैलिफोर्निया की श्रुति कीर्ति शंकर, जो अमेरिका से यहां आकर पढ़ाई कर रही हैं। उनका कहना है कि जब वो समर कैंप में आई तो गुरुकुल शिक्षा से आकर्षित होकर पारंपरिक शिक्षा सीखने के लिए यहां आ गई। सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। गुरुकुल शिक्षा एक बार फिर समय की मांग है। हमने इसके बारे में सुना, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को एक बार गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को पारंपरिक कृषि के बारे में भी सिखाया जाता है। अपूर्वा कहती हैं कि बहनों को वेदांत और संस्कृत पढ़ाने से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो मेलुकोंटे झांसी इस बात पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि वेद उपनिषद के साथ साथ कृषि, नृत्य और संगीत सीखना एक खुशी की बात है। बच्चियां जानती है कि कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी हाथ है इनका पढ़ाई और शिक्षा में। तो हम चाहते हैं कि 2 साल की पढ़ाई के बाद जब बच्चियां बाहर जाते हैं वो इस चीज़ को जाने और अपनी पूर्ण तन मन धन से अपनी संसार को, अपनी संस्थाओं को, अपनी परिवार को वापस दें। रायचूर जिले की उषा संस्कृत में पारंगत है और गुरुकुल की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताती है, जिसमें जप, तप, ध्यान, योग, भगवत गीता, कृषि गतिविधियां और वैदिक मंत्रों का जाप शामिल है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण करने वाले इस गुरुकुल में पढ़ी युवतियों ने अपने बच्चों को संस्कृत और परंपरा सिखाने का फैसला किया है। ये गुरुकुल चुपचाप भारतीय पारंपरिक शिक्षा के पुनरुद्धार की नींव रख रहा है। कर्नाटक के मांड्या से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है।
बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135 लाख 79 हजार टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234 लाख 42 हजार टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260 लाख 58 हजार थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। अभी के समय उत्तर प्रदेश के किसान मूंग की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अधिक उपज देने वाली मूंग की पीली किस्म की बुवाई करें। यहाँ के किसान उड़द की बुवाई भी कर लें। उड़द की किस्मों में IPU 13-1, पंत उर्द 10, IPU 11-2, वल्लभ उर्द 1, प्रताप उर्द 1, मैश 479 का चुनाव कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए भिंडी की बुवाई समय पर कर लें। बुवाई करते समय मिट्टी में नमी का खास ख्याल रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए समय से बोई गई प्याज की फसल का लगातार निगरानी करते रहें। अभी का समय प्याज की फसल में थ्रिप्स और बैंगनी धब्बा रोग लगने का खतरा है। साथ ही टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें। ये टमाटर की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। फसलों में इन कीटों के लक्षण दिखाई देने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान समय से बोई गई भिंडी फसल की निगरानी करते रहें। अभी का समय भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का खतरा बना हुआ है, जो फसल को भारी नुकसान पहुँचाता है। लक्षण दिखाई देने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा बिहार में तैयार चने की फसल कटाई कर लें। साथ ही उपज को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। कर जला दे
टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में है। यहां से बुधवार को कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही के अंदाज में काम कर रही है। गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का आह्वान भी किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोधपुर में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है उसमें न्याय कम बदले की भावना ज्यादा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है और अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। इससे सियासी घमासान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोरचोली के जंगल में हुए मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए, जिसमें इंसास, LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड का नाम राजीव नयन मिश्रा बताया जा रहा है, जिसे नोएडा से STF ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहले भी पेपर लीक से संलिप्तता रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कपड़े की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वे 3 मंजिला इमारत थी। प्रशासन द्वारा जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी वैशाली सहित 4 फायर टैंकर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पा लिया। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होने पर 5 जिला अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारियों को 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बदौलत भारत आज डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों का देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए अग्रिम योजना बनाने और गर्मी के मौसम में रखरखाव कार्यों से बचने का निर्देश दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।